coil placed in uniform magnetic field, right? लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया था ना, डी एंगमो स्टैंसिन सीरिंग। डी एंगमो तो आई गेस आप थे लास्ट क्लास में। यस सर, ठीक है। ओके ठीक है, तो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉर्क, राइट? एंड मैंने आपको, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आई टोल्ड यू अबाउट द गैल्वेनोमीटर आल्सो, कि व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर। तो आई टोल्ड यू कि गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटेक्ट्स करंट इन द सर्किट, एंड नॉट ओनली डिटेक्ट्स करंट, it can measure the potential difference also, right? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप करंट भी मेजर कर सकते हो और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, या आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो। इट इज दैट इंस्ट्रूमेंट। और इसकी वर्किंग किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो मैंने आपसे बोला था इसकी वर्किंग इज बेस्ड ऑन द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर आप किसी भी, इफ यू प्लेस अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड द फील्ड, तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, एंड ड्यू टू दैट टॉर्क इट रोटेट्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ठीक है, तो वो टॉर्क के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो क्या करता है, रोटेट करता है ना? और इसका जो वर्किंग है वो इसी बात पे बेस्ड है। तो पहले तो हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, इससे रिलेटेड हम बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसको भी समझेंगे। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, उसके बाद उसकी वर्किंग, उसके बाद उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इन दैट वर्किंग, वो हम देखेंगे। बट उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन। मैं कंस्ट्रक्शन को आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि देखिए बेसिकली होता क्या है बेटा, कि एक ऐसा समझो कि ये आयरन सिलिंड्रिकल कोर है, मतलब एक सिलेंडर है विच इज मेड अप ऑफ आयरन। सबका मैं रीजन बताऊंगा कि व्हाई वी टेक द सिलेंडर मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, हम सिलेंडर क्यों लेते हैं, आयरन वाला सिलेंडर क्यों लेते हैं, व्हाई डोंट वी टेक द सिलेंडर मेड अप ऑफ एनी अदर मटेरियल। या फिर इसका दूसरा पॉइंट ये है कि सर हम सिलेंडर लेते ही क्यों क्यों है। तो वो सारे रीजंस मैं अभी समझा दूंगा आपको, डोंट वरी। इस पे करते क्या है, वी वाउंड अ कॉइल ऑन दिस आयरन सिलेंडर। ये रेक्टेंगुलर कॉइल हम इस पे वाइंड करते हैं, वाइंडिंग की जाती है इसकी। जैसे अगर आपने कभी फैन का वो देखा है, फैन कभी कभी खुला हो आपके सामने, या कभी उसकी वाइंडिंग देखने का मौका मिला हो, नहीं देखा है? फैन में भी कॉइल होती है ना, कॉइल वो वाइंड होती है। आपने सुना होगा कि फैन फैन की जो कॉइल है, व्हेन इट बर्न ड्यू टू द एक्सेस ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो उसमें पूरी कॉइल चेंज होती है। हैव यू सीन एवर दैट? बोलो, नहीं बोलोगे आज? चलो नहीं देखा है मतलब, अरे नहीं देखा है ना, इतना भी नहीं बोल नो रहे सर। हैं, मन नहीं देखा, चलो कोई नहीं। तो देखो अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आप इस बात को समझिए कि एक सिलेंड्रिकल कोर है जिसपे आपकी कॉपर वायर इस तरह से वाउंड है, और इस कॉपर वायर, और यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ये अपना नॉर्थ पोल, अच्छा ये देखो, ये प्लेनर नहीं लिया है, ये कर्व शेप है ना, कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स है ये। बेसिकली क्यों है उसका भी अपना रीजन है, और ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, व्हाई डू वी टेक कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स, उसका भी रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इस बात को भी हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर ये एक स्प्रिंग लगी हुई होती है जिसको हम हेयर स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक इसको बियरिंग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको ज्वेल्ड बियरिंग भी कहते हैं। ठीक, इस कॉइल के टॉप मोस्ट पार्ट के साथ, यहाँ के साथ एक पॉइंटर लगा होता है, और यहाँ पर एक स्केल होता है जिस पर ये पॉइंटर मूव करके आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट डिटेक्ट करके बताता है। ठीक है, इस पे रीडिंग बनी हुई होती है इस स्केल पे, ये सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, सर्कुलर स्केल बट लीनियर रिलेशनशिप का। ठीक, और जिस टर्मिनल या जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है या करंट डिटेक्ट करना है, उसको उस दो को हम इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस लगाते हैं। किन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस लगाते हैं? तो यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, रॉड जैसा यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऐसा पार्ट होता है इसका। इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट हम जिस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज या करंट मेजर करना है, उसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। खैर, ये तो है, जब आप इसको पूरा खोल के एक एक चीज देख रहे हो सामने से तो वो दिखाई देगा। अगर इस आपकी आंखें ऊपर हो, ऊपर ऊपर से देख रहे हो अगर इस पूरे सिस्टम को, टॉप व्यू जिसको कहते हैं, टॉप व्यू, तो मैं इसके साथ साथ आपको दूसरा व्यू भी बना देता हूं कि अगर आप इस बक्से को खोलो, मतलब गैल्वेनोमीटर खोलो और ऊपर से देखो, तो ऊपर से आपको इस सिलेंडर का सिर्फ ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा या नहीं? टेल मी यस और नो।
Yes. और ऊपर से देखने पर ये मैग्नेटिक पोल्स ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। सोच के देखो, ऊपर से देख रहे हैं अगर, तो सिर्फ ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो ये वाला सिलेंडर वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, वही दिखाई दे रहा होगा आपको। और उस पर कॉइल, ऑब्वियस सी बात है, कॉइल भी दिखाई देगी आपको, विच इज वाउंड ऑन दिस, इस तरह से कुछ ऊपर के पोर्शन पे जो कॉइल का पोर्शन होगा वो दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये टॉप व्यू है ना। और ये स्केल, इसके साथ आपको स्प्रिंग यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है, ये टॉप व्यू है। अब इसमें कई सारी बातों पे आते हैं सर। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, व्हाई डू वी यूज कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स? व्हाई डू वी यूज कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स? कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स हम क्यों यूज करते हैं? ठीक है, कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल हम क्यों यूज करते हैं? पहला पॉइंट तो ये, कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन हम समझते हैं। देखो, मैं आपको रीजन समझाऊंगा, उसके लिए मैं इसको वीडियो ऑन कर रहा हूं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, Yes, बोलना sir. तो पड़ता है ना। अच्छा चलो, मैं दिखाई दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो एक पॉइंट समझिए आप। अगर मैं प्लेनर पोल ले लूं मैग्नेट का, ऐसा ऐसा वाला प्लेनर पोल, तो प्लेनर पोल अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे होगी, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, सीधा सीधा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिख रहा है ना। मतलब Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड की सिर्फ डायरेक्शन किधर होगी, तो सिर्फ डायरेक्शन उसकी हॉरिजॉन्टल होगी। जब इसी को हमने कर्व कर दिया ना, कर्व, तो कर्व से मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर रीजन में आ जाएगा। ये जब हमने इसको ऐसा बेंड कर दिया ना, ऐसा कर्व कर दिया, कर्व, देखो ये कर्व कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सीधा सीधा नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको कर्व कर दिया ना, ये कर्व हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में भी होगी। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ओवर, अगर मैं एक सर्कल ले लू ना, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। नहीं यही बात समझ। अगर आप इसको प्लेनर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आपकी ऐसे होगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में। यू आर नॉट गेटिंग दिस, बोलो तभी आगे बढ़ूंगा। अरे इसको अगर आपने नहीं समझ आ रहा, मैग्नेटिक पोल अगर आप ऐसा ले लेंगे ना प्लेनर, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ऐसे होगी, सिर्फ ऐसे एक डायरेक्शन। बट अगर ऐसा ले लेंगे जो हमने लिया यहाँ पर कॉन्केव शेप का, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर तो होगी, साथ साथ इधर भी होगी, साथ साथ इधर भी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ऐसा ले लिया, तो ऐसा लेने से फायदा ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम रेडियल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बिकम रेडियल। मैं लिखवा दूंगा, पहले सुन लो। मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम रेडियल, क्या मतलब सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जो निकल रही है वो ऐसे भी होगी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। जो साउथ में पहुंच रही है वो ऐसे भी होगी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई बेटा, बोलना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई? रेडियल हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई? अरे बोलो। Radial. रेडियल। Radial. अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू यू वांट टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल? व्हाई आर यू चेंजिंग द ओरिएंटेशन? व्हाई आर यू मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल? अगर सिर्फ एक, इफ इट वुड हैव बीन इन वन डायरेक्शन तो क्या फर्क पड़ जाता? व्हाई आर यू मेकिंग दिस रेडियल? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, बात समझना, भूल जाओ अभी रेडियल वाला पार्ट, ये समझो। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, अगर ये नॉर्थ पोल लेता और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ऐसे हो, ऐसे, और कॉइल आपका ऐसे हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, देखो, दिस व्हाइट कलर पेंसिल इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर कॉइल। ठीक है, तो मुझे बताओ इस कॉइल का नॉर्मल ऐसे आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द 90 नॉर्मल degree. एंड 90? तो इस पर टॉर्क लगेगा, ये घूमेगा। ठीक है, अब सोचिए पोजीशन चेंज हुई, बट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है।
अब कॉइल पे जो नॉर्मल है, कॉइल पे जो नॉर्मल है वो अब इधर है या वो भी रोटेट कर गया विद द कॉइल? रोटेट कर दे। रोटेट कर गया, मतलब ये कॉइल ऐसे था तो नॉर्मल इधर था, जब कॉइल ऐसे हो गया तो नॉर्मल उधर चला गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो हर हर रोटेशन के साथ साथ आपका जो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड है और नॉर्मल टू द कॉइल है वो चेंज हो रहा है या नहीं बेटे? यस सर। चेंज हो रहा है। और चेंज हो रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी भी पॉइंट पे तो एंगल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा ना, क्योंकि हर पॉइंट पे इफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू विल फिक्स द मैग्नेटिक फील्ड इन वन डायरेक्शन, then the angle between the normal to the coil and the magnetic field will continue to change. Normal to the coil and the magnetic field will continue to change, and that will not be possible for us to calculate at each position. तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल बना देते हैं। अब रेडियल का क्या मतलब है समझो। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब समझ, कॉइल ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल बोलो 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। कॉइल को स्लाइटली रोटेट किया, ये देखो ये कॉइल है, इसको स्लाइटली रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया। तो अब इस ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने रोटेट कर दिया तो इस डायरेक्शन में भी तो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। ओके। नहीं यही बात समझो, समझे? मतलब आप जिधर रोटेट कर रहे हैं, देखो इस बात को ऐसे समझो, फोन का ब्रांड भी दिखा दूं, वन प्लस। हाँ चलो, आपका अगर मैग्नेटिक ये कॉइल ऐसे है, इसका नॉर्मल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल 90। कॉइल को रोटेट करा दो, ये ऐसे रोटेट करा दिया ऐसे, तो आपको इस इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसके साथ एंगल लेने की जरूरत नहीं है। आपका जब ये कॉइल ऐसे मूव हो गया तो ये इस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, ये रेडियल हो गई ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, रेडियल। अरे क्यों गिर रहा है भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर रेडियल हो गई है तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, ठीक है? हाँ। तो यहां पर भी नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा या नहीं होगा? देखो यस सर। इधर रोटेट हो गई तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। इसी तरह से इधर रोटेट हो गई, इधर रोटेट हो जाए ऐसे, तब भी यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को इफ यू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि कॉइल चाहे जैसे भी ओरिएंटेशन में हो, कॉइल जिस ओरिएंटेशन में भी हो, whatever be the orientation of the coil, you will be having a magnetic field which will be perpendicular to the normal to that of coil. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का आपको कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको परपेंडिकुलर टू द कॉइल मिल रही होगी, डजंट मैटर कॉइल चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाते हैं। क्या बना देते हैं बोलो? मैग्नेटिक फील्ड इज मेड रेडियल। अब जो लिखा रहा हूं वो लिखो, क्योंकि ये सब जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है जो मैं लिखवा रहा हूँ। तो लिखें, सबसे पहला पॉइंट लिखें, सबसे पहला पॉइंट लिखें जो मैं लिखवा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में। सबसे पहला पॉइंट लिखें कि कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक, कॉनकेव शेप्ड, कॉनकेव शेप्ड, कॉनकेव शेप्ड, SHAPED, शेप्ड magnetic poles, concave shaped magnetic poles are used, concave shaped magnetic poles are used, concave shaped, concave shaped magnetic poles are used, concave shaped magnetic poles are used to make the magnetic field radial. Concave shaped magnetic poles are used to make the magnetic field radial. क्यों यूज करते हैं? सो दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सके, रेडियल। ठीक है, आगे इसी में लिख लो, सो दैट, so that the torque on the coil, so that the torque on the coil is always maximum, so that the torque on the coil is always maximum, so that the torque on the coil is always maximum. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं
कि मैग्नेटिक पोल्स आर यूज्ड टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल सो दैट द टॉर्क ऑन द कॉइल इज ऑलवेज मैक्सिमम। क्लियर हो गई बात? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये तो पहली बात समझ में आई कि व्हाई वी यूज मैग्नेटिक पोल्स, कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स। ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते। ये मैंने बोला था आयरन का बना हुआ सिलेंडर है ना, ये मैंने क्या बोला था, आयरन का सिलेंडर। दिस इज ऑफ आयरन, आयरन सिलेंडर या आयरन सिलिंड्रिकल कोर। ये क्यों यूज करते हैं, लिसन टू मी। इसका भी रीजन, किसी के माइक से ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है तो प्लीज वो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। निल्जा, आई थिंक इट्स योर माइक। ठीक है, थैंक यू। अब बेटा सुनो, आयरन सिलेंडर हम क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आयरन की परमिएबिलिटी, ऑल्दो हम परमिएबिलिटी इसके बाद वाले चैप्टर में समझेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आयरन की जो परमिएबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। मतलब क्या है कि आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू द आयरन देन टू पास थ्रू एनी अदर मटेरियल। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके आयरन रख दो और कोई दूसरा मटेरियल रखो, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां से पास होनी चाहिए, आयरन से। इसका मतलब है कि जब आयरन को कोर बना देंगे ना, इस कॉइल के अंदर हमने आयरन रख दिया या कॉइल को हमने आयरन पे वाउंड किया है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो सब की सब कहां से पास होगी, इसी आयरन से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ द कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, वो मैक्सिमम होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयरन सिलेंडर। सर अब व्हाई डू यू वांट टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो टॉर्क की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, ज्यादा से ज्यादा टॉर्क लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क लगेगा तो रोटेटिंग इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा होगा, रोटेटिंग इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा होगा तो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट हम आसानी से मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो आयरन का काम क्या है, आयरन का काम यह है कि ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई कर देता है। मतलब इन द कोर ऑफ द कॉइल, maximum magnetic field passes through the core of the coil due to the presence of this iron cylinder। ठीक है, इसका मतलब इनको इन शॉर्ट में ये भी कह सकता हूं कि आयरन कोर या आयरन सिलेंडर इंटेंसिफाइज द मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सिलेंडर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन सिलेंडर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन सिलेंडर, due to the presence of iron cylinder, maximum, due to the presence of iron cylinder, maximum magnetic field passes through, due to the presence of iron cylinder, maximum magnetic field passes through the core of the coil, maximum magnetic field passes through the core of the coil। लिख लिया आप लोगों ने? यस। ठीक है, तो ये काम है किसका, आयरन सिलेंडर का, कि मैक्सिमम फील्ड। इसी में आगे लिख लो, इसी में आगे लिख लेना, वी कैन ऑल्सो से दैट, we can also say that iron cylinder intensifies the magnetic field। We can also say that iron cylinder intensifies the magnetic field, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है। We can also say that iron cylinder intensifies the magnetic field। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, आयरन सिलेंडर इंटेंसिफाइज मैग्नेटिक फील्ड, लिख लिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट चीज जिस पे एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं, ये जो स्प्रिंग हमने यहां पर यूज किया, वी हैव यूज्ड अ स्प्रिंग हियर। व्हाई डू वी यूज अ स्प्रिंग? स्प्रिंग यूज करते हैं हम टू प्रोवाइड द रीस्टोरिंग टॉर्क।
देखो अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने डोर में देखा होगा ना, हम लोग वो डोर वो लगाते हैं डोर में, वो खुद से बंद हो जाता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, स्टॉपर तो नहीं कहते, स्टॉपर नीचे लगता है, वो डोर में लगा हुआ देखा होगा ना आपने कि खुलता है तो उसके बाद छोड़ दो तो वो खुद भी बंद हो जाता है, ऊपर कुछ लगा होता है, और उसको क्या कहते हैं? पता नहीं सर। बट देखा तो है, नहीं पता है तो यस सर। यस। ठीक है, मतलब आप डोर को खोलो और छोड़ दो तो वो खुद वो उसको वो बंद कर देगा। मतलब क्या होगा, अगर वो नहीं लगा हो तो आपने अगर एक बार डोर खोल दिया तो वो खुला ही रहेगा ना, वो वापस अपने फिर से इनिशियल पोजीशन पे तो नहीं जा पाएगा, ये इनिशियल ओरिएंटेशन पे नहीं जा पाएगा। उसको लगा देने से फायदा ये होता है कि अगर आप डोर को छोड़ देंगे तो वो खुद ही क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वो यूज है उसका। तो इसी तरह से यहाँ पर स्प्रिंग क्या करता है, इस कॉइल की पोजीशन को रीस्टोर करता है। मतलब क्या करता है, ये वापस कॉइल को उसी पोजीशन पे ला देता है जिससे वो रोटेट हुआ था। आई बात समझ में? ये बात ऐसी है जैसे देखो, अगर मैं एक ब्लॉक ले लूं और ये स्प्रिंग उसके साथ कनेक्ट कर दूं और मैं इस ब्लॉक को पुल करके छोड़ दूं, सुनना मेरी बात, ब्लॉक इज पुल्ड एंड रिलीज्ड, ब्लॉक को हमने पुल किया एंड रिलीज्ड, तो ब्लॉक यहीं रहेगा या भागेगा फिर पीछे? भागेगा। कौन कौन ले जाएगा उसको? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ब्लॉक बैकवर्ड्स? तो दैट विल बी द स्प्रिंग। स्प्रिंग विल प्रोवाइड इट अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर स्प्रिंग, अब यहाँ पर कॉइल घूम रही है तो फोर्स वर्ड को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? टॉर्क से, बिकॉज रोटेशनल इफेक्ट जो है उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो लिख लो, स्प्रिंग प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग टॉर्क। लिख लो, स्प्रिंग प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग टॉर्क टू, spring provides restoring torque to the coil. Spring provides restoring torque to the coil. Spring provides restoring torque to the coil. लिख लिया? स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करता है? रीस्टोरिंग टॉर्क। किसको? कॉइल को। हो गया बच्चों? यस सर। तो ये डायग्राम आपने नोट कर लिया, क्योंकि अब ये मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिया आपको, ये क्यों क्यों किस चीज को हम क्यों यूज कर रहे हैं वो आपको रीजन पता है। ठीक है, स्प्रिंग क्यों यूज किया वो आपको पता है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल तो हमने इसलिए यूज किया भाई उसी पे तो टॉर्क लगेगा। ये कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स क्यों यूज किया वो भी रीजन आपको पता है, और आयरन सिलेंडर क्यों यूज किया वो भी आपको पता है। तो ये डायग्राम आपने नोट कर लिया ताकि मैं इस पे थ्योरी, इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो बता सकूं, फिर उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। यस सर। ठीक है, तो डायग्राम में इरेज कर रहा हूं ताकि अब मैं मैथमेटिकली इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं आपको। इरेज कर रहा हूं। ओके ठीक है, अब सुनो, अब एक बात पता है हमें कि whenever a current will pass through the coil of the galvanometer, तो coil के थ्रू जैसे ही करंट पास होगा what will happen? This coil will experience a magnetic torque, and due to this magnetic torque this coil will rotate in the magnetic field। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही आप करंट पास करेंगे कॉइल से, मतलब जैसे ही आपने इस गैल्वेनोमीटर को सर्किट के साथ कनेक्ट किया सच दैट इससे क्या पास हो, तो इससे करंट पास हो, तो करंट जैसे ही पास होगा तो क्या होगा? कॉइल रोटेट करेगा ड्यू टू द टॉर्क दैट इट विल एक्सपीरियंस। अब हमें एक बात और पता है कि एंगल किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी टाइम टी, मैं ये कह सकता हूं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, मैंने अभी आपको समझा दिया था, एट एनी इंस्टेंट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 90। किसी भी इंस्टेंट पे तो यही है। इसका मतलब टॉर्क हम किसी भी इंस्टेंट पे अगर ले लें तो टॉर्क ऑन द कॉइल क्या लिखा जाएगा? एन ए बी साइन ऑफ 90 लिखा जाएगा, यानी टेल मी यस और नो, वेयर एन क्या चीज है? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। आपको दिखाया ना मैंने, एक टर्न तो नहीं है कॉइल में, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कॉइल का ये एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड ए क्या चीज है? एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, तो ये टॉर्क लगेगा। इस
है ना, एन ए बी साइन थीटा, और करंट मैं भूल गया तो एन आई ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे लग रही होगी एन आई ए बी, ये तो टॉर्क लगा किस पर, कॉइल पे, एंड दिस टॉर्क इज द मैग्नेटिक टॉर्क। ये किसके, व्हाट इज द कॉज फॉर दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज द कॉज फॉर दिस टॉर्क ऑन द कॉइल। एम आई करेक्ट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब जब ये कॉइल घूमेगा, द मोमेंट द कॉइल विल रोटेट, स्प्रिंग उस कॉइल को वापस लाने की कोशिश करेगा टू इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन। मतलब स्प्रिंग विल स्टार्ट exerting a restoring torque on the coil to bring the coil into its original orientation। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे ही कॉइल घूमा, a restoring torque will be developed due in the spring and which will try to bring the coil into its original orientation or position। अब ये जो टॉर्क लगता है जो स्प्रिंग लगाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ये जो टॉर्क लगता है जो स्प्रिंग लगाएगा, दैट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस थीटा, ये जो थीटा मैंने लिया, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नहीं, ये वो थीटा की बात नहीं कर रहा हूं। दिस थीटा इज बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइल। ये थीटा क्या चीज है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर। इसका मतलब है कि स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है ना बच्चे, स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगाता है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, तो इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉइल जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग टॉर्क लगाएगा। ये नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है यहां पर। और जितना कॉइल रोटेट करेगा, मतलब जितना ज्यादा वो रोटेट करेगा, मोर इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मोर विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द स्प्रिंग टू ब्रिंग इट बैक। नहीं आई बात समझ में भाई? ये तो ऑब्वियस है कि आप जितना मूव कर जाओगे उतना ही आप पे फोर्स लगाना, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको वापस अपने पोजीशन पे लाने के लिए। Yes. नहीं आ रहा? तो दिस इज व्हाट हैपेंस with the coil also, कि more is the rotation in the coil, more will be the torque applied by the spring on the coil to bring it back। तो tau is torque जो होगा due to the spring, that will be called will be proportional to minus, तो ये minus of k theta, ये k क्या कहलाता है, इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। वेरी गुड, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको, या इसी का दूसरा नाम टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी है। ठीक है, Sir, angular displacement क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है कि बेटा जब किसी भी चीज पे टॉर्क लगता है तो वो घूमता है ना, तो इफ अ Yes, sir. बॉडी इज रोटेटिंग, तो बाय व्हाट एंगल इट हैज रोटेटेड, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर कोई बॉडी चलती है तो कितना डिस्प्लेसमेंट चली, तो वो लीनियरली चलती है ना। अगर कोई बॉडी ऐसे चली सीधा सीधा 10 मीटर यहां पहुंच गई, तो हम कहते हैं द लीनियर डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस बॉडी इज 10 मीटर। बट इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग, मान लो कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ऐसे, तो इट विल रोटेट बाय सम एंगल, राइट। तो कितने Yes. एंगल से ये घूम गई, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, देखिए ये k इज स्प्रिंग कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्शनल कांस्टेंट। माइनस साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट कि दिस टॉर्क ड्यू टू दिस स्प्रिंग व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज रीस्टोरिंग टॉर्क। ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है जो स्प्रिंग लगा रहा है, वो किधर लगेगा, वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्प्रिंग लगेगा। मतलब स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में घूमी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो अब यहां से आप ये कह सकते हो कि सर एक बात सोचो, जितना आपकी कॉइल घूम रही है तो उस पे मैग्नेटिक टॉर्क लगा एंड दैट इज व्हाई इट इज रोटेटिंग, तो उतना ही टॉर्क स्प्रिंग वापस लगाएगा कॉइल पे, तभी फिर कॉइल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। नहीं समझ आई बात? इस बात को ऐसे समझो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स लगता है। मैं चाहता हूं कि इसको बिना एक्सेलरेट कराए, आई डोंट वांट टू एक्सेलरेट दिस बॉडी, मैं चाहता हूं इसको फिर से वापस लाना, तो डोंट यू थिंक मुझे भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा? Yes, sir. इसका मतलब हियर द मैग्नेटिक टॉर्क एंड द रीस्टोरिंग टॉर्क हैज टू बी सेम। तो इसका मतलब NIAB कैन बी रिटन एज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ थीटा। आई हैव ड्रॉप्ड दिस नेगेटिव साइन
बिकॉज नेगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर नहीं भी करेंगे तो नेगेटिव ऑफ करंट का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज करंट कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब आई हैव जस्ट टेकन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्प्रिंग टॉर्क। तो यहां से मैं करंट को ऐसे लिख सकता हूं, K अपॉन NAB मल्टीप्लाइड बाय थीटा। अब मुझे कुछ बातें आप लोग बताएंगे, द थिंग दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू, you will respond to me about that. What is this K? Is it constant or variable? What will you say about K? Constant. अच्छा, इसमें ये जो मैंने टर्म लिखा है is equal to K upon NAB multiplied by theta, out of the terms that I have written here, आप मुझे ये बता सकते हो कि which of the term is variable and what are the terms which is constant? Is every term which is written here is constant, or is every term which is written here is variable, or there is some variable and some constant terms in this equation? All are constant. क्या क्या बोले, नहीं समझा मैं। क्या सारे टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है या सारे टर्म्स यहाँ पे वेरिएबल है? Constant. सारे constant. Except theta. वेरी गुड, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पर सारे टर्म कांस्टेंट, बिकॉज k इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट, इसके नाम ही में कांस्टेंट है कि भाई इट्स अ टॉर्शनल कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कॉइल अगर रोटेट करेगी तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल विल चेंज बाय इटसेल्फ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो k नंबर ऑफ टर्न्स इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ द कॉइल विल रिमेन सेम, मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम, तो दिस होल टर्म इज कांस्टेंट एंड दिस होल टर्म इज गिवन अ नेम। ठीक है, NAB, इसको हम कैपिटल G कहते हैं, और इस कैपिटल G का मतलब, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, मतलब फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर दिस टर्म इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट। कि अगर आप कोई सा भी गैल्वेनोमीटर लो, हाँ ये बात अलग हो सकती है कि अगर दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर आपने लिए तो दोनों में इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी, बट फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर दिस कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम। तो यहां तक नोट करो, मैं आगे बताता हूं। नोट कर लिया सर आप लोगों ने? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये तो टर्म कांस्टेंट हो गया, है ना। तो अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गया तो फाइनली आई कैन राइट I is equal to G multiplied by theta, where G is galvanometer constant. So this is the relation between the current and the angular displacement of the coil. Angular displacement of the coil और करंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल के बीच का ये रिलेशन है, वेयर G is a constant, राइट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि I is directly proportional to theta। मतलब what kind of relation are you getting between current and angular deflection of the coil? तो मैं ये कह सकता हूं, by seeing this I can simply say that कि current is linearly related to angular displacement of coil। समझे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल, इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा है? लीनियर। लीनियर का मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि अगर इफ योर कॉइल, मान लो इफ योर कॉइल रोटेट्स बाय 2 डिग्री, मान लो, एंड फॉर अ करंट, या फॉर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ऐसा मान लो 2 एम्पियर का करंट पास हुआ तो 2 डिग्री से कॉइल हैज रोटेटेड।
तो नेक्स्ट 2 एम्पियर के लिए भी कितना रोटेशन होगा 2 डिग्री, नेक्स्ट 2 एम्पियर के लिए भी कितना रोटेशन होगा 2 डिग्री। बात समझ में? दिस इज द रिलेशन। इसका मतलब है कि these two things are linearly related, and because they are linearly related, we can have or we can graduate a linear scale on which we can measure the value of current। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि they are linearly related, therefore current can be measured by linear scale। Is it clear or not? Tell me yes or no। क्या हुआ? मेरी आवाज खत्म हो गई क्या? यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? प्लीज बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मान लो कि इफ आई हैव टू मेजर द वोल्टेज, अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना पड़ता तो मैं क्या करता? अगर इफ आई नो द वैल्यू ऑफ करंट, कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज? ऑफ कोर्स आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, सिंपली दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? अब इसी में एक और चीज मैं डिफाइन करता हूं, करंट सेंसिटिविटी। अब सुनिए, करंट मेजर करने का ये फॉर्मूला हो गया, I इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई थीटा, वेयर जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और जी की वैल्यू का आपको पता है कि K डिवाइडेड बाई NAB इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू जी थीटा या I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब इसी में एक और टर्म आता है करंट सेंसिटिविटी। कौन बताएगा व्हाट इज दिस करंट सेंसिटिविटी? हाउ डू यू डिफाइन दिस? And remember, galvanometer is very sensitive device. It is highly sensitive. Sensitivity का मतलब होता है कि देखो, more sensitive means what? कि which will react for a very small thing। भाई आपने पढ़ा है ना, ये जरूरी थोड़ी है कि फिजिक्स में ही टर्म, ये तो ये अंग्रेजी वर्ड है भाई, सेंसिटिविटी। टीथ की सेंसिटिविटी मतलब ऐसे टीथ जो मतलब जिसको ठंडा और गर्म बहुत ज्यादा पता चलता हो, तो वो ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब? करंट सेंसिटिविटी का मतलब कि गैल्वेनोमीटर इफ इट कैन मेजर द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो उसको हम ज्यादा सेंसिटिव कहेंगे, एंड इफ इट कैन नॉट मेजर वेरी स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ करंट, देन इट विल बी लेस सेंसिटिव। क्या मतलब हुआ सर? अच्छा, ये स्मॉल करंट कब मेजर कर सकता है और लार्ज करंट कब मेजर करेगा, स्मॉल करंट कब मेजर नहीं करेगा? तो हमेशा याद रखो कि अच्छा, करंट मेजर करने के लिए क्या मेजर करते हो बेसिकली आप गैल्वेनोमीटर में? व्हाट डू यू मेजर? By measuring which quantity you measure the value of current with the help of galvanometer? Theta is what? Angular deflection. So if a coil rotates by a large value for a small value of current, then it is said to be more sensitive. मतलब अगर बहुत स्मॉल करंट के लिए एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर का कॉइल, तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। इसका मतलब है कि भाई बहुत छोटा सा करंट पास करेंगे तो वो भी वो मेजर कर लेगा, क्योंकि बहुत छोटे से करंट के लिए उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। छोटी से छोटी बात का बुरा मान जाएगा तो उतना सेंसिटिव, तो छोटे से छोटे करंट के लिए उतना रोटेट कर जाएगा तो उतना ज्यादा सेंसिटिव। तो हमारे लिए ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज इट कैन मेजर लेस वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो। तो इसका मतलब है एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट is basically defined as current sensitivity. Did you understand? कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट करंट, that is basically called as current sensitivity. Did you understand? Tell me yes or no. अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। Yes, I'll repeat it again. Don't worry. सेंसिटिविटी का मतलब बताओ कि अगर मैंने कुछ बोला है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स में ऐसे भी होंगे ना जो जिसको आप ज्यादा बोल देते हो फिर भी बुरा नहीं मानता है, और किसी को बहुत कम बोलते हो फिर भी बुरा मान जाता है। ऐसा तो होगा ना, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई बड़ी सी बड़ी बात का बुरा नहीं मान रहा, तो वो ज्यादा सेंसिटिव है, या जो छोटी से छोटी बात का बुरा मान जाए वो उससे ज्यादा सेंसिटिव है? छोटी से छोटी, जाहिर सी बात है, छोटी से छोटी बात को बुरा माने ज्यादा सेंसिटिव। तो इसी तरह से वो गैल्वेनोमीटर
जो छोटे भी करंट के लिए एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता हो एंड दैट डिफ्लेक्शन इज मेजरेबल ऑन द स्केल, तो वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा, क्योंकि छोटे से करंट को भी वो मेजर कर पा रहा है। और अगर कोई करंट छोटे गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मेजर नहीं कर पा रहा है, छोटे से छोटे करंट को मेजर नहीं कर पा रहा, तो वो कम सेंसिटिव कहलाएगा। तो जो जितना कम से कम करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर दे, ऐसा डिफ्लेक्शन विच कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल, तो वो उतना ज्यादा सेंसिटिव। और जो जितना कम डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब अगर वो स्मॉल करंट के लिए उसका डिफ्लेक्शन इतना कम हो कि विच इज नॉट मेजरेबल, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लेस सेंसिटिव। अग्रीड? अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैथमेटिकली वी डिफाइन द एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड एज इट्स सेंसिटिविटी। डिड यू अंडरस्टैंड? करंट सेंसिटिविटी का मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोडक्शन नहीं यार, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड in galvanometer per unit current passed through it is known as its current sensitivity. ठीक है सर? Did you understand the meaning? नोट कर लिया? अब देखिए, आपको करंट सेंसिटिविटी समझ में आ गया, तो इसी तरह से आपको अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ लूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो भी आप देखेंगे लिखा हुआ कई जगहों पे। कौन सी सेंसिटिविटी? वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका क्या मतलब होगा बेटे? सेम मतलब, deflection produced per unit value of the voltage is known as voltage sensitivity. मतलब कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब वोल्टेज क्या, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, इसको हम कौन सी सेंसिटिविटी कहेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है सर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी? अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रिलेशन निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या हम? Yes. चलो देखते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, आपने वोल्टेज को कैसे लिखना है? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा आई मल्टीप्लाइड बाय आर। क्लियर है ए बेटा? तो थीटा अपॉन आई को हम कह सकते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर कह सकते हैं बच्चे। देखो भाई, थीटा बाई आई अगर हम कर दें, मतलब क्योंकि हम वोल्टेज को आई इंटू आर लिख सकते हैं ना, तो थीटा बाई आई क्या हो जाएगा? थीटा बाई आई विल बी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी बाई आर ही तो आया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। टेल मी। Yes, sir.
So we now understand what is a galvanometer and how does it work, what is current sensitivity, what is voltage sensitivity. We will solve question based on these formulas, but उससे पहले मैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं. लास्ट का दो टॉपिक, छोटे छोटे से टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द गैल्वेनोमीटर, वो सुन लीजिए आप, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं और उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखिए एमीटर. What is the next topic? Ammeter. Who will tell me what is ammeter? Have you ever heard this name, ammeter? Yes, What does it do? What does it do? Measures current. Measures current. Very good. देखो, जब वोल्ट galvanometer can itself measure current, then why do we need another instrument which will measure the current, and I will call it as an ammeter? भाई galvanometer भी तो करंट डिटेक्ट करता है, it can measure the current. आपने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, I is equal to G multiplied by theta, where G is the galvanometer constant, right? तो आपने जो ये ड्राइव किया है फॉर्मूला, तो वो तो करंट का ही मेजरमेंट है ना. तो व्हेन galvanometer can itself measure a current, then why do we need another instrument? तो इस बात को समझो. मैंने आपसे बोला था कि galvanometer is highly sensitive device. बोला था अभी, हाँ ना बोलो. Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है कि फॉर वेरी स्मॉल करंट आल्सो इट शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन. तो अगर उसमें बहुत ज्यादा करंट पास कर दोगे ना, इफ यू पास अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द galvanometer, तो व्हाट हैपेंस, द कॉइल ऑफ द galvanometer बर्न्स, इट विल बर्न आउट, इट विल गेट डैमेज्ड. समझ रहे हो आप मेरी बात? galvanometer की जो कॉइल है ना, फॉर लार्ज करंट इट विल डैमेज, सो यू कैन नॉट पास अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द galvanometer. और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि galvanometer cannot measure the large value of current because of its high sensitivity. Did you understand? That is why what we do, we convert a galvanometer into ammeter to measure the same large current. समझ आई बात? इस पॉइंट को लिखो पहले, इस पॉइंट को लिखो जो मैं बता रहा हूं. इस पॉइंट को पहले लिखो सारे के सारे. इस पॉइंट को लिखो. इस पॉइंट में लिखिए being very sensitive device, being very sensitive device, being very sensitive device, galvanometer is damaged. Galvanometer is damaged when a large current, galvanometer is damaged when large current is passed. Galvanometer is damaged when large current is passed through the coil of galvanometer directly, through the coil of galvanometer directly. अगर हम किसी galvanometer से directly large current pass कर दें तो what happens, the galvanometer will get damaged. ये बात ऐसे ही है कि अगर फैन जितने स्पीड पे घूमता है, मतलब जो उसकी स्पीड बनाई गई है उस फैन की, अगर आप उसकी स्पीड को और बढ़ाना चाहो तो यू कैन कंबाइन कैपेसिटर विद दैट फैन. आप दो चार कैपेसिटर और लाके लगा दो तो फैन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बट विद इन फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व दैट कि फैन विल स्टॉप वर्किंग. बिकॉज क्या होगा कि फैन के अंदर का जो कॉइल है दैट विल बर्न बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट दैट हैज प्रोड्यूस्ड. समझ रहे हो मेरी बात? So the same happens with the galvanometer also. When you pass a large amount of current, the galvanometer coil burns or the galvanometer gets damaged. Clear है? तो that is why हम क्या करते हैं, हम galvanometer के coils के through directly large amount of current नहीं pass करते. We provide a path. We provide another path. मतलब अगर एक रूट बहुत ज्यादा बिजी हो जाए तो हम उसका एक सब रूट बना देते हैं या नहीं उसी पाथ के पास आने के लिए? नहीं आ रहा. अरे नहीं आ रहा सन्नाटो. मान लो ये रूट है, यहां से ये, इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मुझे यहां से यहां पहुंचना है, मेरा गोल यहां से यहां पहुंचना है, या किसी का भी गोल यहां से यहां पहुंचना है. सीधा जाऊंगा तो बहुत ट्रैफिक है, तो ऐसे हम जा सकते हैं टू अवॉइड दिस ट्रैफिक. टेल मी यस और नो. Yes.
ठीक है, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है भाई, यस नो बोला करो, समझ आती है। तो यही काम हम गैल्वेनोमीटर के साथ भी करते हैं। देखो, हम डायरेक्टली लार्ज करंट नहीं पास कर सकते थ्रू द कॉइल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको लार्ज करंट को हम पाथ प्रोवाइड कर दें कि डायरेक्टली वो कॉइल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो, बट कहीं और से पास हो जाए और वो करंट मेजर हो जाए। तो हम करते क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें गैल्वेनोमीटर से लार्ज करंट पास करना है या स्मॉल करंट? टेल मी। स्मॉल करंट। तो ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है और इससे हमें बहुत स्मॉल करंट पास करना है। लार्ज करंट आ रहा है बट इसमें से हमें स्मॉल करंट चाहिए, तो मैक्सिमम करंट हमें कहीं और से पास कराना पड़ेगा। मैक्सिमम करंट हम पास कराने के लिए एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, और पैरेलल में क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तभी तो करंट डिवाइड होगा। तो मैक्सिमम करंट हम इस रेजिस्टर से पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि हमें इसमें ज्यादा करंट पास करना है, कम होगा। तो ये जो बहुत कम रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है जिसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज शंट। क्या कहते हैं उसको? शंट कहते हैं। और ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, ये कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर विद अ शंट और अ शंटेड गैल्वेनोमीटर, इसको अपन क्या कहते हैं? इस शंटेड गैल्वेनोमीटर, ये जो है, इस पूरे अरेंजमेंट को वी कॉल इट एज एमीटर। तो एमीटर इज आल्सो अ गैल्वेनोमीटर, बस उसमें एक काम एक्स्ट्रा कर दिया गया है कि वी हैव कनेक्टेड अ शंट ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू द शंट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। बात समझ आ गई? अब एक बात और समझिए कि एमीटर हैज इट्स रेंज। अगर आप रेंज का क्या मतलब कि सारे एमीटर सारे वैल्यू ऑफ करंट को मेजर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एमीटर है 0 से 10 एम्पियर के रेंज का, देखो एक एमीटर है 0 से 10 एम्पियर के रेंज का, तो वो 0 से लेकर 10 एम्पियर तक के करंट को ही मेजर कर पाएगा। इफ यू विल पास अ करंट मोर देन दैट ऑफ 10 एम्पियर, तो इट विल नॉट बी एबल टू मेजर दैट करंट। इसी तरह से अगर कोई 0 से 20 एम्पियर का एमीटर है, तो इट कैन मेजर द करंट फ्रॉम 0 से 20, इट विल नॉट बी एबल टू मेजर द करंट बियॉन्ड 20। क्लियर हो गई बात? डिड यू अंडरस्टैंड? तो फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ एमीटर, ओके, फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ एमीटर, इस शंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। शंट तो छोटा है बट इसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी। तो what value of shunt should be connected to a galvanometer to make it an emitter of particular range? तो range of emitter, मान लो कि if range of emitter is 0 to I, range of emitter कितना है? 0 to I, ठीक है। रेंज ऑफ एमीटर 0 से I हो जाए अगर रेंज ऑफ एमीटर, क्लियर है? तो उस केस में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट, ये फॉर्मूला आपको यूज होगा। मुझे एक बात कोई बताएगा कि हाउ दीज टू आर कनेक्टेड, सीरीज और पैरेलल? सीरीज पैरेलल। तो टेल मी वन थिंग, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट क्वांटिटी विल रिमेन सेम फॉर बोथ? गैल्वेनोमीटर और शंट के लिए कौन सी क्वांटिटी सेम होगी, करंट या वोल्टेज? इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द शंट, और करंट इन द गैल्वेनोमीटर मैंने कहा है IG into capital G, और इसको हम लिखेंगे I minus of IG multiplied by S. Did you understand? Please tell me. ये वोल्टेज है बेटा, दोनों के वोल्टेज इक्वल है ना, तो S की वैल्यू क्या हो गई? S की वैल्यू हो गई IG by IGG, I minus of IG। ये फॉर्मूला है टू मेजर द वैल्यू ऑफ शंट, ठीक है, किसी भी रेंज के लिए। I का मतलब क्या है? रेंज ऑफ एमीटर। IG को हम क्या कहते हैं, इस बात को सुनिए। IG को हम, ये तो दिख रहा है आपको कि IG इज दैट करंट व्हिच पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, या इसको हम कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसका क्या मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का? इसका मतलब है कि भाई ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट है जो पास हो सकता है गैल्वेनोमीटर से। इसके बियॉन्ड आप करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं कर सकते। इससे ज्यादा पास करोगे तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल खराब हो जाएगी। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन पास। डिड यू अंडरस्टैंड? या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि ये IG का मतलब कि दिस इज दैट वैल्यू ऑफ करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन, मतलब पूरा 360 डिग्री से रोटेट कर जाएगा फॉर दिस वैल्यू ऑफ करंट।
इसीलिए इस करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं, या ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट भी है जो हम गैल्वेनोमीटर से पास कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर हमने करंट पास कर दिया तो द गैल्वेनोमीटर विल बी डैमेज्ड। नोट कर लीजिए इसको सर। Done, sir. ओके